एक आम आदमी जैसे मान लो भाई मेरी उस टाइम औकात नहीं थी कि मैं प्लाजा में जाके शॉप खरीद सकता। प्लाजा में शॉप थी उस टाइम 2 करोड़ रुपए की। मेरा बजट नहीं था। मेरे को ये 12 लाख रुपए में मिली। मैंने ले ली क्योंकि मेरा बजट था, मेरी मजबूरी है खरीदना। और मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि जितने फ्लोर वाले हैं, जितने प्लॉट वाले हैं, वो सब सरकार को 2-2, 3-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए कि आप हमारी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड कर दो। एमसीडी के पार्कों में पानी खड़ा है 5-5 फुट। वहां मछली भी पैदा हो गई, सांप भी पैदा हो गए, लार्वे का तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके घर की टैंकी में, क्या घर के बाहर मेन होल है ना, अगर उसमें जो पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, अगर उसमें भी पानी इकट्ठा है तो आपका 500 रुपए का चालान काट देगा। 20,000 का भी काट सकता है, पावर है उसके पास। एक अमाउंट तय हो गया। ये सुबह की बात है। शाम को दूसरा सिस्टम आ गया। अच्छा। हाँ, तो दूसरे सिस्टम से भी बात हो गई। आज कितनी सेल हुई तेरी? अच्छा, चेक करवा गल्ला। अब वो तो मजदूर आदमी है बेचारा, कि हम थोड़ी खड़े हैं वहां पे। अब ये एक साइकिल पे जो मोठ बेच रहा है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ आप 8 साल बाद भी जाओगे ना, वो साइकिल पे ही मोठ बेचता मिलेगा बेचारा। लेकिन वो जो सिस्टम आ रहा है उसके पास, वो स्कूटर से मर्सिडीज पे पहुंच जाएगा भाई साहब 8 साल में। खतौनी करवानी जी, हम पटवारी जी को कहें भाई साहब खतौनी कर दो, नहीं की जी, उसने 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। फिर मैंने कहीं से अप्रोच लगवाई, उन्होंने एसडीएम साहब को कहा, एसडीएम साहब ने मेरे को भी बुलाया, नमिता को भी बुलाया, हम दोनों जने गए। बड़े अच्छी तरह से उन्होंने, मेरा यंग लड़का था। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट कब आपको कहाँ आके पकड़ ले, कि भाई इसको हटा ले, और नहीं तो 15 डिपार्टमेंट पीछे लगा दूंगा। वजह देखो, बंदा काम कर रहा है, वो माथे पर भूत लगा के ना वैसे नहीं घूम रहा भाई साहब, वो काम कर रहा है। लोगों को दिखता है नहीं दिखता अलग बात है, वो पॉलिटिक्स है। तो 1947 से लेके 2014 तक हम क्या थे? हम अंधभगत थे, हम क्या थे? वो इस चीज का जवाब मेरे को कोई नहीं दे पाता। हाथ की लकीरें कितनी शातिर हैं जनाब, मुट्ठी में तो है पर बस में नहीं है। दोस्तों, एक्सीडेंटल बिजनेसमैन सीरीज का मकसद है आपको ये बताना कि कैसे एक आम व्यक्ति ना चाहते हुए भी बिजनेस करता करता सरकारी एजेंसियों के बीच फंस जाता है। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और या फिर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो ये सीरीज आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके सभी एपिसोड्स आप जरूर देखिए। विनोद जी, एक्सीडेंटल बिजनेसमैन, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं आज। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सर। बहुत कुछ लोग सीख भी रहे हैं आपसे, और वो उन्हें लग रहा है खुद वो जो काम कर रहे थे, पहले बिजनेस कर रहे थे, कि उन्हीं की कहानी आप बता रहे हैं। नहीं देखिए, मतलब जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना, ये मुझे लगता है कि ये कोई भी मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, मेरे साथ जो सीबीआई वाला एक एपिसोड हुआ, वो तो एक अनएक्सपेक्टेड सा एक एपिसोड था, जिसके लिए ना मैं मेंटली प्रिपेयर था। बाकी कहने का मतलब ये है कि ऐसा सब कुछ कभी भी हो सकता है आपके साथ, हो सकता है। हमारे देश में ऐसा सब कुछ है। अब मैं आपको एक चीज बतानी बीच में भूल गया उस टाइम। मैंने 2009 में ली दुकान, ये ठीक है, जो कोरोना ने मेरे को दी। अब ये जो दुकान है ये हरिजन बस्ती है। 20 पॉइंट प्रोग्राम प्लॉट्स बोलते हैं। देखिए, गलती खरीदने वाले की भी है, गलती बेचने वाले की भी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम क्या है। अब ये प्लॉट इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को दिए गए, जो एससी कैटेगरी को या कुछ और कैटेगरीज भी होंगी जिनको ये दिए बिलोंग करते हैं। उसमें एक सर्टिफिकेट दिया गया इनको कि आप इस प्लॉट पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप इस प्लॉट को आगे बेच नहीं सकते। वो सब कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर, हमने भी पढ़ा। लेकिन मैंने फ्लोर लिया वहां पे, और वो बहुत बड़ी मार्केट है। आप समझिए, वो द्वारका की, आप ये लगाइए कि करोल बाग है द्वारका का वो आज की डेट में, इतनी बड़ी मार्केट है। वो रामफल चौक बोलते हैं, वो बिल्कुल पालम विहार के साथ, पालम के ही प्लॉट, वो पालम के लोगों को ही वो प्लॉट मिले थे जी। अब मैं सिस्टम का क्या बता रहा हूं आपको। 2009 में मैंने वो लिया, बकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसकी जीपी रजिस्टर्ड हुई। आप समझिए, रजिस्टर्ड हुई,
40,000 रुपये फीस ली, स्टैम्प पेपर गवर्नमेंट ने लिए, पैसा लिया मेरे से गवर्नमेंट ने। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो नोटिफाइड रोड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का वो नोटिफाइड रोड है कि ये कमर्शियल एक्टिविटी इस रोड पे हो सकती है। अब मैं उस फ्लोर का, पर्टिकुलर फ्लोर का बता रहा हूँ आपको। मैं कमर्शियल हाउस टैक्स पे करता हूँ, कमर्शियल बिजली का बिल पे करता हूँ, कमर्शियल पानी का बिल पे करता हूँ। अच्छा। 10 साल का मैंने कन्वर्जन चार्ज भरा है उसका, और उसके पार्किंग के पैसे भरे हैं। वन टाइम पार्किंग के लिए एमसीडी पैसा लेती है 1,35,000 रुपया, जो मैंने 2009 में भर दिया। ठीक है। लेकिन फ्लोर मेरा अनऑथराइज है, सिस्टम ऑन रिकॉर्ड। हाँ। मेरा फ्लोर अनऑथराइज है, सरकार उसको कभी भी गिरा सकती है। अच्छा, लेकिन सरकार मेरे से ले सब कुछ रही है। हाँ। सब कुछ ले रही है। ऐसा बहुतों के साथ है सर। सारी मार्केट ही तो ऐसी है। मार्केट ही ऐसी है पूरी। आप समझो, सारी मार्केट ही ऐसी है, ये सिस्टम है। बात बिजनेस की है वो नहीं है। मतलब एक आम आदमी, जैसे मान लो भाई मेरी उस टाइम औकात नहीं थी कि मैं प्लाजा में जाके शॉप खरीद सकता। प्लाजा में शॉप थी उस टाइम 2 करोड़ रुपए की, मेरा बजट नहीं था। मेरे को ये 12 लाख रुपए में मिली, मैंने ले ली क्योंकि मेरा बजट था, मेरी मजबूरी है खरीदना। अब मैंने ले ली, मेरा काम भी चल गया, मैंने पैसा भी कमाया वहां से। आज वो प्रॉपर्टी महंगी भी बहुत है। लेकिन सरकार, और मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि जितने फ्लोर वाले हैं, जितने प्लॉट वाले हैं, वो सब सरकार को 2-2, 3-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार होंगे कि आप हमारी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड कर दो। कितना करोड़ रुपया आएगा सरकार के पास। लेकिन अगर सरकार के पास चला जाएगा तो जो भाई साहब हर रोज लेने वाले आते हैं उनको कौन पूछेगा। एक सिस्टम बना हुआ है। मतलब ये सब चीजें वो हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को, और पॉलिसी पता नहीं बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। मेरे कहने से तो कोई बदलने वाला है नहीं। मेरे ऐसे तो पता नहीं कितने लोग घूम रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट वाले बदलने नहीं देंगे, क्योंकि सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अभी तो बहुत लोगों की दुकानदारी चल रही है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है ना, एक मलेरिया डिपार्टमेंट एक्टिव होता है बहुत बड़ा, एकदम एक्टिव हो जाएंगे। और वो ना आपसे पूछने नहीं आएंगे आपके घर, वो सीधा ऊपर जाएंगे। जैसे थाने का SHO आया होता है आपके घर, आपकी पानी की टैंकी, इसके अंदर लार्वा है, ये लार्वा, इससे डेंगू बनेगा, तो आप कल्प्रिट है। MCD के पार्कों में पानी खड़ा है 5-5 फुट, वहां मछली भी पैदा हो गई, सांप भी पैदा हो गए, लार्वे का तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके घर की टैंकी में क्या, मतलब जो मेन होल होता है, मैं आपको बताऊं, जो आपके घर के बाहर मेन होल है ना, अगर उसमें जो पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, अगर उसमें भी पानी इकट्ठा है तो आपका 500 रुपए का चालान काट देगा। 20,000 का भी काट सकता है, पावर है उसके पास। अब ये क्या है, मतलब आप बताओ, बिजनेस से कोई लिंक है इसका? नहीं। लेकिन वो आदमी आपके ऑफिस में आके बैठ जाता है, फायर ब्रिगेड वाला आके बैठ जाता है, दिखाओ जी आपने कहाँ पे फायर वो लगा रखे हैं। अब वो काम करे चाहे ना करे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपना सिस्टम चाहिए। मतलब आप गिनती, आप लिखने बैठोगे ना तो इतने डिपार्टमेंट हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी 2017 तक का मैंने आपको बताया कि वो इनकम टैक्स वाला लफड़ा पड़ा मेरे साथ। ठीक है। अब पता नहीं मेरे साथ ही ये सब कुछ होता रहा या और लोगों के साथ होता होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला, सारी दुनिया में विनोद शर्मा ही है जिसको सारे डिपार्टमेंट टारगेट कर रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत लोग होंगे, मैंने बोलने की हिम्मत कर ली, बाकी कोई आदमी बोलता नहीं है। अब 2017 के बाद काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब साथ में एक कीड़ा है, अभी कुछ ना कुछ करते रहना है, और कर रहे हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो हमने बेटे की ना डिलॉयट में जॉब लगी थी गुड़गांव। तो एक ब्रांड है सैलेड डेज, उसने ना हमें वहाँ सैलेड डेज पे सैलेड खिलाया। और किचन तो काम हमारा चल ही रहा था, हमने कहा सैलेड का काम और करते हैं साहब। तो हमने एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया, न्यूट्रीकार्ट, मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो। और हमने किचन वाले शोरूम पे ही सैलेड का काम शुरू कर दिया। अच्छा। बहुत पैसा खर्च किया हमने। अच्छा। बकायदा उसका कैटलॉग बनवाया,
शेफ रखा वहीं शोरूम पे। पूर्ण सिंह तो है ही, उसके बारे में बताना भूल गया आपको, मैं 2004 से ही हमारे साथ ही है। जो मॉड्यूलर किचन का काम देखते हैं हाँ, 2004 से वो हमारे साथ ही है, वो तब से चला ही आ रहा है। लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि ये नौकरी करता है या लड़का। मैं कोई पूछता है आपका बड़ा बेटा, मैं बोल देता हूँ हाँ बड़ा बेटा है। तो वो काम पूरन ने संभाला। उसमें क्या था, हम 6,000 रुपये लेते थे। ये 2018 एंड की बात है, सर्दियाँ ही थी तब। और बहुत अच्छा तरीके से हमने स्टार्ट किया वो, मतलब पूरा प्रॉपर कैटलॉग उसकी बनवा के, डिज़ाइन करवा के, सब कुछ पूरा हमने उसमें बहुत रेसिपी हमने डाली उसमें। सैलड्स भी थी और स्मूदीज थी और बहुत कुछ था। हो सकता है कोई कैटलॉग पड़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये साथ के साथ चल रहा था जब ये साथ के साथ चल रहा है, ये किचन का काम मेरा चल रहा है, पर साथ के साथ मतलब कुछ ना कुछ चलता रहा बस। तो हमने वो काम चलाया। हमारे 100-150 मेंबर बने द्वारका में। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में हम सप्लाई करते थे। अच्छा। हाँ, पूरा नहीं जाता था, एक लड़का और था साथ में। सैलेड और स्मूदी 2 चीज हम देते थे। 6,000 रुपये एक महीना का लेते थे। तो ये काम हमारा चला। तो कोरोना वाला सिस्टम आ गया था शायद, या थोड़ा सा लेट किया मैंने ये काम। मतलब 2 काम इकट्ठे किए हमने, एक न्यूट्री कार्ट वाला और एक बार ना हम दौसा से आ रहे थे, सत्संग के काम से कुछ गए थे हम कहीं, तो वापसी पे हमने कड़ी कचौरी खाई वहां पे। अच्छा। बहुत अच्छी लगी, तो एक दिमाग में आया भी अपनी रेडी लगाते हैं। मैं आपको बता रहा ना भी रेडी वाला भी एक्सपीरियंस लिया हमने। लेकिन हमने वो एक्सपीरियंस कैसे लिया मैं आपको बताऊं। हमारा दिल किया भी रेडी लगानी है, अभी एक रेडी पे 5-6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आप समझना। और टारगेट ये था कि हम पूरी दिल्ली में 150 रेडी लगाएंगे। और ऐसे नहीं कि जैसी रेडी लगी हुई है ऐसी लगाएंगे, हम इन रेडी वालों से भी कांटेक्ट करेंगे भी आपकी रेडी को हम अपनी रेडी में कन्वर्ट करेंगे, आपको ब्रांड नेम देंगे। ब्रांड नेम मेरा रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है मेरा रेडी वाला। मेरा अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आज भी रजिस्टर्ड है। हमने बहुत अच्छी रेडी बनवाई अंकित जी, 1,40,000 रुपए की। अच्छा। हाँ, पूरी स्टेनलेस स्टील की, उसमें बड़े अच्छे अच्छे हमने सिस्टम दिए। और सिर्फ कड़ी कचौरी के लिए बनाई है हमने। अच्छा। कोई दूसरा आइटम नहीं। द्वारका कोर्ट के बाहर हमने रेडी लगाई, वो रेडी लगा दीजिए हमने। अब हमें तो नहीं पता कौन, ये तो आइडिया था भी एमसीडी वाला भी आएगा और कोई ना कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाला भी आएगा। पहले दिन हमने रेडी लगाई जी, यारों दोस्तों को बताया जी हमने लगाई है। टारगेट यही है कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना। आप समझना, पैसा कमाना हर एक आदमी का टारगेट होता है, हमारा भी था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई समाज सेवा कर रहा था, लेकिन दिमाग में था कि पैसा कमाना है तो साथ में 5-7 आदमी और जुड़ेंगे। 150 रेडी अगर लगाने में कामयाब हो गया तो 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया मैंने, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो मैंने इस पर थोड़ी सी सर्च करनी शुरू की। मैं ये क्यों चीजें आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में चल क्या रहा है। एक बंदे का मेरे को नंबर मिला, एक एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया की, उसको रेडी पटरी एसोसिएशन बोलते हैं। ये ऐसा स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन कुछ है, एनजीओ है। तो मेरे को उसके सेक्रेटरी का नंबर मिला। अच्छा। मैंने उसको फोन किया, भाई साहब को मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मैं विनोद शर्मा बोल रहा हूँ, मेरा मॉड्यूलर किचन का काम है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस तरह से रेडी लगाऊं दिल्ली में और 1000 लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूं। बोला आप तो कॉर्पोरेट वे में काम करना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, बेचारे गरीब आदमी आप उनका धंधा मार लो। उसने भाई साहब मेरे को क्या ज्ञान बांटा, क्या उसने सत्संग सुनाया मेरे को। मैंने फिर भी उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी कोई तो तरीका होगा रजिस्टर्ड करने का, मैं आपके पास रजिस्टर्ड करता हूँ, मैं अपना प्रपोजल आपको देता हूँ, क्योंकि कल को आप जैसे एनजीओ ही आएंगे जो तंग करेंगे मेरे को अगर मैं उस लेवल पे काम करता हूँ तो। कहता नहीं भाई साहब कोई फायदा नहीं है बात करने का, ऐसा ये वो लटरम पटरम। वो बात मेरी हाई गवाही हो गई। वो बंदा ना फेसबुक पे था, मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने वो एक्सेप्ट कर ली। अब अंकित जी वो बंदे को मैं देखूं फेसबुक पे, वो कभी तो ऑस्ट्रिया मीटिंग कर रहा है रेडी पटड़ी वालों की। अच्छा। स्ट्रीट वेंडर्स की मीटिंग चल रही है जी, यूएन में चल रही है, फैमिली साथ लेके गया हुआ है। अच्छा। कभी किसी होटल में फोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहा है, कभी किसी जगह पे कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रीट वेंडर्स। अब जो बेचारा स्ट्रीट वेंडर जहाँ खड़ा है 100 रुपए रोज कमाने वाला, उसको क्या पता तुम्हारे से पैसे 100 रुपए इकट्ठे करके, और वो भाई साहब तो सारा
संसार घूम रहे हैं। ओ, ये एनजीओज यही काम करते हैं। मुमुक्षु जी ऐसे लोग हैं जो ठीक ठाक एनजीओ चला रहे हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई 10 रुपए भी दे के राजी नहीं है। और वो लोग 20-20 करोड़ रुपया उन्होंने अपने पास इकट्ठा किया हुआ है, उनको कोई लेना देना नहीं है रेडी पटड़ी वालों से। अपने बच्चों के साथ कभी ऑस्ट्रिया घूम रहे हैं, कभी यूएसए घूम रहे हैं, कभी कनाडा घूम रहे हैं, कर क्या रहे हैं? कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रीट वेंडर्स। बताओ, ये भी सर सिस्टम का ही पार्ट है? ये भाई सिस्टम का ही पार्ट है, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। गवर्नमेंट ही तो भेजती है उनको। वो भाई साहब तो मौज कर रहा है, उसको क्या लेना देना रेडी से, और उसको क्या लेना देना रेडी वाले से। खैर चलो जी, हमने रेडी लगा दी। रेडी लगा दी, पहले दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि नई आइटम थी, हर कोई नहीं लगाता कड़ी कचौड़ी। कचौड़ी राजस्थान में ज्यादा हाँ, अब तो लोग लगाने लग गए यहाँ पे भी, हमारे बाद ही लगा दी थी किसी ने। पहले दिन ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया जी, दूसरे दिन एक साहब आ गए हमारा, मैं तो कहीं पिक्चर में था नहीं। एक दीपक यादव था दोस्त हमारा, पहलवान है वो, पिक्चर में वो था, पार्टनरशिप में काम था हमारा। दूसरे दिन एक साहब आ गए जी, उन्होंने पूछा आगे रेडी वाले से, किससे पूछ के लगाई भाई? तो उसने दीपक से बात करवा दी। दीपक ने बोला बोलो जी। बोला भाई सिस्टम होता है। बोला बता भी क्या सिस्टम होता है। वो आ गया, उसने मीटिंग कर ली उसके साथ। सिस्टम के हिसाब से एक अमाउंट तय हो गया। ये सुबह की बात है, शाम को दूसरा सिस्टम आ गया। अच्छा, हाँ, तो दूसरे सिस्टम से भी बात हो गई। तीसरे दिन काम ठीक चलता रहा हमारा। चौथे दिन जो पहले सिस्टम वाला आदमी था, वो आके क्या बोलता है वहां पे, आज कितनी सेल हुई तेरी? अच्छा, चेक करवा गल्ला। अब वो तो मजदूर आदमी है बेचारा, कि हम थोड़ी खड़े हैं वहां पे। तो उसने कहा बाबूजी ऐसे कैसे चेक करवा दूं आपको मैं? तो उसने उसको ना थप्पड़ मार दी। अच्छा, अब थप्पड़ मार के तो उसने फोन किया दीपक को कि भाई साहब मेरे को तो मार गया वो, मैं तो नहीं खड़ा होता यहाँ पे, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। अब हमारे 2-2.5 लाख रुपए तो खर्च हो चुके थे भाई साहब। दीपक गया, दीपक ने उसको जाके पूछा भी तूने आदमी को मारा क्यों? तो पहलवान आदमी था, भिड़ गया उसके साथ। बोला भी तना सिस्टम का है, सिस्टम तेरे को मिल जाएगा। तो सर थप्पड़ मारने का क्या मतलब बनता और गला चेक करने का क्या मतलब बनता? बोला भी गला तो रोज चेक करेंगे हम, और सेल के हिसाब से सिस्टम बनेगा। फिर सेल बढ़ेगी तो सिस्टम भी बढ़ेगा। ओह अच्छा। अब आप ये देखो कि आप अपने लिए कमा रहे हो क्या उनके बच्चों के लिए कमा रहे हो? अब ये जो रेडी वाले खड़े हैं बेचारे, ये अपने लिए तो 20% भी नहीं कमाते। मंथली जाता है सर इनका सब? थोड़ा थोड़ी जाता है, हर जगह जाता है, थोड़ा थोड़ी जाता है। कोई सिस्टम मतलब इतना बिगड़ा हुआ है। चलो जी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। 5वें दिन मैंने दीपक को कहा, मैं दीपक ना बंद कर यार, अपने बस का काम नहीं है ना, हर रोज एक नया आदमी आके खड़ा रहता है, कौन इनके साथ मत्था मारेगा यार। हमने वो 1,40,000 रुपए वाली रेडी भाई साहब 30,000 रुपए की बेची। 30,000 रुपए? 30,000 रुपए? हाँ, 1 महीने के बाद। बीच में जब हमने बंद कर दी रेडी, जैसे 5 दिन बाद, मतलब मैंने तो बंद करने के लिए बोल दिया, तो 6ठे दिन गया नहीं लड़का, 7वें दिन भी नहीं गया। 8वें दिन पहले सिस्टम वाले का फोन आया दीपक के पास, भाई जी इतना रेडी क्यों हटा दी भाई? वो बोला भाई ना हमारा दिल नहीं कर रहा है, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। अरे बोला नहीं यार तुम लगाओ यार, बैठ के बात कर लेंगे यार, तुम तो नाराज हो गए, ये हो गए। उनकी तो दिहाड़ी गई। अब समझना, एक दूध देने वाली गाय चलेगी उनकी तो। 2 दिन हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरे दिन उसका फिर दीपक के पास फोन आया, बोला भी मेरे को पता लगा कोई और आदमी है जो तुम्हारे साथ है। अच्छा, मैंने पता कर लिया भैया, तो तू मिलवा दे मेरे को उससे, और नहीं तो फिर मैं मिलूंगा उसको जाके। मैंने साहब से बात करी है, आप समझना, मैंने बड़े साहब से बात करी है। उन्होंने कहा है भी ये आदमी ठीक लग रहे हैं, अच्छा, इनसे बात कर। इनकी ना द्वारका में हम 4 प्राइम लोकेशन पे लगवा देंगे रेडी। अच्छा, 25 पैसे मेरा शेयर रख दे। ओह अच्छा। सिस्टम कैसे चलता है? पार्टनर सिस्टम कैसे चलता है आप देखो। मतलब ये तो उस बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, जो एक सड़क पे रेडी वाला खड़ा है। उसके बाद ना मेरी ऐसे क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मतलब थोड़ा दिमाग खराब है मेरा। पालम पुल के नीचे आपने देखा वो खड़े होते हैं वो मोट, हाँ दाल मोट वाले, साइकिल वाले ना। आज भी आप जाओगे तो आपको 10-12 खड़े मिल जाएंगे। हाँ। तो मैं एक दिन मोट लेने के बहाने उसके पास खड़ा हो गया। पता
पता नहीं 20 रुपए की या 25 रुपए की एक प्लेट देता है। मैं कहा बेटा कितनी प्लेट बेच लेता हर रोज? बोला बाबूजी एवरेज लगाओ आप 70-80 तो बिक ही जाती है। तो मतलब 1000-1200-1500 रुपए की सेल करता है वो। तो मैं वैसे मासी मजाक में पूछा, को देना दूना भी पड़ता है क्या? बोला हाँ जी, एक थोड़ी आता, कई आते हैं। अब ये एक साइकिल पे जो मोठ बेच रहा है, उसको आप आज भी उसको साइकिल पे देखोगे आप, मैं चैलेंज करके कहता हूँ आप 8 साल बाद भी जाओगे ना, वो साइकिल पे ही मोठ बेचता मिलेगा बेचारा। लेकिन वो जो सिस्टम आ रहा है उसके पास, वो स्कूटर से मर्सिडीज पे पहुंच जाएगा भाई साहब 8 साल में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गांव में क्या कर रखा है वो तो पता भी नहीं चलेगा आपको। दिल्ली में 5 लाख रेडियां लगती हैं। अरे अच्छा। पूरी दिल्ली में। अब आप छोटे से छोटे की एवरेज लगा के कैलकुलेशन लगा लो दिल्ली की, तो करोड़ों अरबों रुपए का काम है। सिस्टम में क्या जाता है, क्या जाता है। तो ये मतलब सिस्टम जो है ना, पता नहीं कब सुधरेगा, पता नहीं कब सुधरेगा। खैर हमने तो बंद कर दिया जी वो काम। फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया, कोरोना से पहले एक एक्टिविटी और हुई, थोड़े से पैसे हो गए हमारे पास। हमें शौक है ग्रीनरी का, आपको पता है, पेड़ लगाने का बड़ा शौक है। और तो मैंने अलवर के साथ एक जगह है टेला, टाइगर रिजर्व है सरिस्का, वहाँ पे एक गांव में हम जमीन खरीद ली हमने। ठीक है। बिल्कुल ऐसे पहाड़ के साथ, बंजर जमीन बिल्कुल। अब ये किस्सा मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, जमीन हमने खरीदी, लिटरली आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने जमीन क्यों खरीदी। मैं मुमुक्षु जी को भी ले गया वहाँ पे। हमने इसलिए खरीदी कि बैकवर्ड गांव है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि इनको यहाँ पे रोजगार मिले। हमारा मकसद तो था ही कि फार्म हाउस बनाना है, लेकिन एक मकसद ये भी था कि गांव के लोग हैं उनको जोड़ेंगे, कुछ नया काम करेंगे यहाँ पे। ये 2019 की बात है, कोरोना से जस्ट पहले, लगभग 8-9 महीने पहले। लैंड ले लीजिए हमने। अब वहाँ पे कास्ट का बहुत खतरनाक सिस्टम है, हमारे हरियाणा से भी ज़्यादा खतरनाक सिस्टम है। ये ब्राह्मण है, ये गुज्जर है, ये मीणा है, ये एससी है, ये एसटी है सब जगह। लेकिन वहाँ तो मतलब मेरा ऐसा वास्ता पड़ा वहाँ पे डायरेक्ट, मैं आपको बता नहीं सकता। और क्या बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो मैंने एक एक्सपीरियंस खुद वहाँ पे लिया। हमने लैंड ले ली भाई साहब, ब्राह्मण थे जिनसे हमने लैंड ली। अब ब्राह्मण बेचने वाले थे तो ब्राह्मण से ले लिया हमने, हमारी गलती थोड़ी है, कोई दूसरा बेचने वाला नहीं था। अब पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, वो सब एक कास्ट के हैं। अब उसकी खतौनी करवानी थी हमने। खतौनी करवानी थी, हम पटवारी जी को कहें भाई साहब खतौनी कर दो, कर देंगे बाबूजी। नहीं कीजिए, उसने 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। फिर मैंने कहीं से अप्रोच लगवाई, उन्होंने एसडीएम साहब को कहा, एसडीएम साहब ने मेरे को भी बुलाया, नमिता को भी बुलाया, हम दोनों जने गए। बड़े अच्छी तरह से उन्होंने, मेरा यंग लड़का था बिल्कुल, चाय वाय पिलाई, हमारे सामने ही पटवारी को फ़ोन किया। पटवारी बोला जी वो ऑनलाइन सिस्टम बाबूजी आजकल कुछ ख़राब चल रहा है, आपको पता है? बोला हाँ वो तो मेरे को बोला, शर्मा जी वो तो ख़राब चल रहा है, हफ्ता तक रुक जाओ, हो जाएगा। 15-20 दिन हो गए भाई साहब, उसकी पटवारी की कान पे यूं ही नहीं रह रही। मैंने एक दिन उसको कहा, मैं रमेश बताना यार क्या चक्कर क्या है। तो उसने एक सिस्टम मेरे को बता दिया जी, ये आपको करना पड़ेगा। मैं कर दिया यार, चल तू। जिनसे जमीन खरीदी थी मेरे साथ थे, मैंने कहा करो यार, तुम तो लोकल आदमी हो, जानते हो एक दूसरे को, मेरे को क्यों बीच में लगा। हमने सिस्टम कर दिया जी, मेरा काम हो गया उसी वक्त, आधे घंटे में मेरा काम हो गया। उसके बाद मैंने, वो बच्चा था, मैंने उसको काम कहा, बेटा तू ये तो बता भी, तूने ये काम तो तू आज से 4 महीने पहले भी कर सकता था, तूने 4 महीने इतना क्यों हमने अप्रोच लगवाई, ये किया वो किया, तू 4 महीने पहले ही बोल देता। बोला बाबूजी हमारे बुजुर्गों ने ना हमारे को कहा, इन पंडितों ने बहुत दुखी करा। ये जब फंस जाए ना, इनको छोड़ना मत। अच्छा। अब आप देखो कि हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे, हम उनको वो चीज भूलने नहीं। मैं मानता हूँ ये सब कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन आज मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन अब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर वो नहीं भी करना चाहता तो भी करेगा। हमने उनको शिक्षा ही ऐसी दी है, उनको सुबह से शाम तक यही पढ़ाते हैं
कि गुजरों ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, पंडितों ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, मीणा ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, एससी ने तुम्हारे। अच्छा देखो, जिनसे हमने लैंड ली थी वो ब्राह्मण थे, स्कूल में टीचर थे। जिसने हमें लैंड दिलवाई वो भी उन्हीं के स्कूल में टीचर था। वो एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। हम उनके घर गए भाई साहब, आप बिलीव करोगे अंकित जी, वो बंदे ने मतलब जो उनका आंगन था ना, जो टीचर था उसने उनके आंगन में पाँव नहीं रखा। उन्होंने उसको पानी नहीं दिया। ये मैं करंट की बात बता रहा हूँ, 2019 की। हम लोग एडवांस 21st सेंचुरी में जा रहे हैं। तो मैंने, वो वर्मा जी थे, मैं कहा वर्मा जी पानी, नहीं शर्मा जी आप लोग तो, मैं तो बाद में ले लूँगा यार। मेरे को बाद में पता चला कि वो ऐसी था, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके आंगन में पाँव भी रख दे और वो उसको पानी भी नहीं पूछते। ये आज भी चलता है, आज भी चलता, नहीं चलना चाहिए भाई। कौन चला रहा है? दोनों टीचर है एक ही स्कूल में, मास्टर हैं दोनों, वो ही आपस में ऐसे कर रहे हैं, तो एक आम आदमी क्या करेगा? अब ये चीजें बिजनेस के साथ तो खैर मैं नहीं जोड़ सकता इनको, लेकिन समाज में तो है ये चीजें, बिजनेस में भी कहीं ना कहीं तो पार्ट प्ले करती होंगी। हमारे तो धंधे पे असर आ ही गया। पता नहीं किसके बुजुर्गों ने उसके बुजुर्गों को तंग करा होगा, भुगतना हमारे को पड़ा भाई साहब। वो लैंड ली हमने वहां पे, ये सब कुछ देखने को मिला। फिर कोरोना आ गया तो न्यूट्री कार्ड हमें बंद करना पड़ा। रेडी हमने पहले ही बंद कर दी थी। फार्म हाउस था हमारे पास, ये रहा हमारे पास। कोरोना आ गया। 2 साल तक रखी हमने जमीन। वो 2021 में शायद हमने बेच दी। अब इस दौरान हमने एक काम और किया, प्रॉपर्टी का। अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी का काम हमने, खुराना की कुछ प्रॉपर्टी थी यहाँ पे जिस जगह आप बैठे हो, तो ये काम हमने किया। ये काम हम आज भी कर रहे हैं। 2015 में हमने स्टार्ट किया, 2026 आ गया। किचन का काम और ये वाला काम हमारा साथ साथ चल रहा है और ठीक चल रहा है। लेकिन आप ये मान के चलो कि काम करना इतना आसान नहीं है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट कब आपको कहाँ आके पकड़ ले। कुछ नहीं पता। अगर आप बिल्कुल सारा देखो, सारा कुछ ठीक हो नहीं सकता धंधे में, आप नहीं कर सकते। कोई बिरला ही आदमी होगा जो करता होगा, कोई बिरला आदमी, नहीं तो क्या पता कहाँ पे कैसे क्या पकड़ ले डिपार्टमेंट आ गया। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, देखो इनकम टैक्स वाले का क्या होता है। अभी बीच में आपने मुझे बताया था सर, एक और प्रॉपर्टी ली थी आपने इसके बीच में ही, इसके साथ में आफ्टर कोरोना उत्तराखंड में कुछ आप लोगों का सेटअप है एक बहुत अच्छा, यहाँ पे हमने शूट भी किया है, उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। और वहाँ पे भी मुमुक्षु जी लेके गए हमारे को। मकसद हमारा वहाँ पे भी वही था जो मकसद हमारा अलवर में था। मैं अलवर का एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मुमुक्षु जी को मैं ले गया तो वहाँ पे लगभग जो आसपास के 2-3 गांव थे, एक दिन हमने 30-35 बच्चों को इकट्ठा किया। 30-35 के 30-35 या तो ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट थे, अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए थे, अच्छे परिवारों से लड़के थे, सबके पास जमीन थी। मकसद क्या था कि उनमें से कोई खेती नहीं कर रहा था। मुमुक्षु जी आजकल एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं कि जो लोग खेती करना छोड़ गए उनको हम किसी तरह से दोबारा खेती के साथ जोड़ें। उस एरिया में पानी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है अलवर वाले में। हमने मीटिंग ली उन बच्चों की, तो मुमुक्षु जी ने पूछा कि भाई नौकरी तो देखो हर किसी को तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, प्राइवेट नौकरी आप करना नहीं चाह रहे हो, घर में आपकी जमीन है, सब्जी कहाँ से लाते हो आप? बोले जी सब्जी तो राजगढ़ से आती है हमारे यहाँ पे। तो बोले भी अपने यहाँ पे क्यों नहीं उगाते? बोले जी पानी नहीं है। बोले भैंस है घर पे? बोले हाँ जी भैंस है। बोले पानी तो उसको भी पिलाते होगे, उसको नहलाते भी होगे, घर में भी नहाते होगे, पीने का भी पानी आता होगा, तो एक 2-2 क्यारियां सब्जी की तो लगा ही सकते हो। इतना तो पानी होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सूखा पड़ा आपके। आप कहते हैं हाँ जी वो तो कर सकते हैं। तो बोले भी देखो अगर आप सब्जी भी लगा लोगे तो 2000 रुपये महीने की आपकी सेविंग होगी। 2000 रुपये महीना तो कमाओगे कम से कम। कोई बंदा तैयार नहीं हुआ वैसा। नहीं ये हमारे बस का काम नहीं है।
ठेके पे दे देते हैं, कोई काम करना नहीं चाहता है। खैर वो बात पुरानी हो गई थी जो भी थी। अब वहाँ पे इन्होंने बहुत मेहनत की, वहाँ पे हमने वो घर बना लिया, हमें शौक था, बना लिया, ठीक है। मुमुक्षु जी देखते हैं वहाँ पे, हम लोग भी थोड़ा सा सोशल वर्क भी करते हैं। अच्छा। हाँ, गांव के लोगों को वहाँ काफ़ी अच्छे लोग मिले हमें पहाड़ में। पिछले 15 साल से वो लोग कोई खेती का काम नहीं कर रहे थे। हमारे जाने के बाद मुमुक्षु जी ने वहाँ पिछले 2 साल बहुत मेहनत की वहाँ। अब की बार वहाँ लगभग 20 किसानों ने चावल की खेती की, अच्छा चावल हुआ वहाँ पे। और नेक्स्ट ईयर उम्मीद है 50 से 100 के करीब लोग खेत और काम करेंगे अपना। हमने उनका एक टाई अप भी करवाया है कंपनी के साथ। अच्छा। हाँ, बायोबैक का 100% टाई अप करवाया हमने मीटिंग ली उनकी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप जितना भी प्रोड्यूस करोगे सारा प्रोड्यूस में लेने के लिए तैयार हूँ, और मार्केट का जो भी रेट होगा उससे आप मेरे से 2 रुपये ज़्यादा लेना। तो वो एक काम हम कर रहे हैं वहाँ पे, और भी धीरे धीरे कर रहे हैं काम। तो सर आपने बताया बिजनेस जब आप कर रहे थे बहुत सारी परेशानियां हुई, दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद भी आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब सवाल कुछ ऐसे आए हमारे पास कि एक कुछ यंग लोग हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे छोटे लेवल का हो, चाहे थोड़ा पैसा लगा के, उनको आपके हिसाब से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, हर एक आदमी पहले तो सरकारी नौकरी की कोशिश करता है, नौकरी चाहिए। मैं उस फेवर का बंदा नहीं। अच्छा। हाँ, अगर आप बिजनेस करने में कैपेबल हो ना छोटे लेवल पे भी, तो भी कोई बुराई नहीं है। हालांकि अब ऑनलाइन का ऑफलाइन का ये बड़ा सिस्टम आ गया है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पहले ये मेंटली प्रिपेयर होके चलना है कि बहुत डिपार्टमेंट है, सीन एंड अनसीन, जो वो कभी भी आ सकते हैं आपके पास। तो आप मेंटली प्रिपेयर होके चलो। अच्छा। भाई मेरे साथ कोई भी डिपार्टमेंट वाला आके ना मेरे से कुछ भी पूछ सकता है। हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई आदमी कुछ भी पूछ सकता है। जब आपके शोरूम पे आके मलेरिया वाला ये कह सकता है कि आपके यहाँ पे लार्वा पैदा हो रहा है, अननेसेसरी टेंशन है बिना मतलब की, जिसका ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, लेकिन वो आपको एक टेंशन तो दे ही जाएगा। चलान काट दूंगा जी, बस चलान काट दूंगा जी 1 मिनट में। अभी मैं पता नहीं मुझे मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुड़गांव के एक अफसर हैं बहुत बड़े, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वायरल है वो, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो में बोला कि भाई इसको हटा ले, और नहीं तो 15 डिपार्टमेंट पीछे लगा दूंगा। अब आप देखो कि वो इतने बड़े अफसर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी पता है कि अगर ये एक रेडी वाला भी खड़ा है ना सड़क पे, तो इसके पीछे भी 15 डिपार्टमेंट लग सकते हैं। वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एक गरीब आदमी खड़ा है बेचारा, उसको कुछ तो काम करने दो। हमारे यहाँ पे क्या है, फूड एंड सप्लाई वाले कौन चेक करने जा रहा है? वो चेक उनको करना चाहिए, लेकिन जो चीज चेक करनी चाहिए वो तो चेक करने जाते ही नहीं। वो तो ये चेक करने जाते हैं ये गलत काम कर रहा है तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, कर भाई तू। वो चेक करने की चीज है, लेकिन वो चेक करते नहीं है। वो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बाकी ऐसे ऐसे बहुत डिपार्टमेंट। तो मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको बहुत बारीकी से सारी चीजें पहले ना सोच समझ के काम करना है। मेरी तरफ बेवकूफियां नहीं करनी है, मैं तो आज तक करता आ रहा हूँ, आदत सी पड़ गई है। अच्छा। लेकिन कोई आदमी अगर नया बच्चा कर रहा है, देखो हमारे टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। नई नई कंपनियां आ गई, नए नए सिस्टम आ गए। आप ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, आपको वेट तो देखो करनी पड़ेगी। बिना मतलब हफरा तफरी में ऐसा नहीं है कि आज आप काम शुरू किया कल से कमाई शुरू हो जाए। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। बिजनेस का कोई मुकाबला नहीं है। इतना कुछ झटके खाने के बाद भी मैं आज भी कहूँगा नौकरी की बजाय धंधा करो, ज़्यादा अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा सुकून है। लेकिन आप तरीके से करो। मैंने तरीके से नहीं किया, इसीलिए मैंने इतने लफड़े पाले। मैंने थोड़ा रिसर्च करके और हाँ, मतलब सोच समझ के काम करे आदमी, ऐसे नहीं है एकदम किसी के कहने से काम नहीं करना। आप पहले देखो आपका शौक क्या है। अगर मैं आज देखूं तो मैं अगर इंटीरियर डेकोरेटर का काम करता या मैं एग्रीकल्चर का काम करता तो शायद मैं ज्यादा कामयाब होता। तो आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस जो है बूम पे है सर, बूम पे है। हाँ, वो लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप एकदम बूम पे चले जाओ, लेकिन आप कर सकते हो। हर एक आदमी का अपना कैलिबर है। वो रील बना के भी, आप मुझे बता रहे थे पता नहीं कोई हल्द्वानी का एक लड़का है, वो अपने घर की रील ही बनाता है। वो रील बनाने से कोई कमाई नहीं होती, आप समझना। ठीक है, 2 4 5 10 लोग बना रहे होंगे, लेकिन फोकस ये नहीं कि रील बना के कमाई करनी है। सारा देश ही रील बना रहा है, जिसको देखो वही कोई इधर डांस कर रहा है, कोई ऐसे डांस कर रहा है, उल्टे सीधे मुंह बना के लोग रीलें डाल रहे हैं। और हमारा देश देख रहा है भाई साहब, देख रहा है, देख रहा। वेले बैठे हैं लोग, काम करके राजी नहीं है। सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ये जो फ्री का मैटर है ना, ये खत्म करेंगे तभी हमारा देश चलेगा भाई साहब। नहीं तो बर्बाद कर दी दुनिया इन्होंने, बर्बाद कर दी। मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, कभी मेरे को मौका मिले तो मोदी जी से जरूर मिलना मैं। अब या फोन, यहाँ तो सब कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन उनको बताऊंगा जरूर। देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, पॉलिटिक्स की बात लेके चलते हैं, 5-7 मिनट लगा देते हैं इस पे। बात चली है मोदी जी की, तो इसलिए लोग अभी ना, मतलब आज की डेट में मैं, आप मुझे अंधभक्त कह लो, कुछ भी कह लो, आप जो भी एक लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है वैसे। अच्छा, हाँ, वजह देखो बंदा काम कर रहा है, वो माथे पर भूत लगा के ना वैसे नहीं घूम रहा भाई साहब। वो काम कर रहा है आदमी। लोगों को दिखता है नहीं दिखता अलग बात है, वो पॉलिटिक्स है। मेरे भी कई दोस्त बोल देते हैं वो कट्टर कांग्रेसी भी हैं, और कई मुमुक्षु जैसे लोग किसी दूसरी पार्टी के भी हैं। ठीक है ना, तो वो बोल देंगे अंधभक्ति है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1947 से लेके 2014 तक मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे। हमारे दादाजी, हमारे फादर साहब, हमारे चाचा जी, हमारे भाई साहब, हमारी मम्मी, मैं, हम सब लोग 2014 तक भाई साहब कांग्रेस को वोट देते थे। पिछले 11 साल से हमने वोट नहीं दिया। तो 1947 से लेके 2014 तक हम क्या थे? हम अंधभगत थे, हम क्या थे? वो इस चीज का जवाब मेरे को कोई नहीं दे पाता। भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हुआ ना कि लोग डाइवर्ट हुए, और ये हमें मानना पड़ेगा कि वो आदमी काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम को नहीं बदल पा रहा। सिस्टम को नहीं बदल पा रहा, सिस्टम को नहीं बदल पा रहा है, और वो बदल भी नहीं सकते। ये तख्तियां लेके सड़क पे खड़े हो जाना, प्रधानमंत्री किसी के घर जाके काम करेगा क्या? उसने बोल दिया जी देश की सफाई रखनी है, किसने रखनी है सफाई? हमने रखनी है। वो किसी के घर जाके थोड़ी झाड़ू लगाएगा। अब सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। सिस्टम बदलना हम नहीं है, वो तो कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून हमारे ऐसे बनता है कि कानून जो बना है ना, वो पहले ये देखा जाता है कि इसको कानून में फंसाना कैसे है। फंसने के लिए कानून ज्यादा, हम फंसे ही पड़े। अब इनकम टैक्स वाला, अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या होगा मेरा, और मुझे आज तक वो समझ में भी नहीं आया। मैं कह रहा हूँ भी ठीक है, वो आपने रिटर्न नहीं भरी, आप उसका फाइन लगा दो ना, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया फाइन लगा दो, कौन नहीं भरेगा। लेकिन आप कह रहे हो जी जितना आपने बेचा माल वो सारी आपकी कमाई थी, तो भैया कहाँ से दोगे आप? लोग धक्के खा रहे, मेरे ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत लोग। अब पता नहीं क्या क्या कानून है, कैसे कैसे हर एक आदमी को, छोटे बिजनेसमैन को हर कानून पता नहीं होता, वो ट्रैप होता है उसमें। ट्रैप होता है, बिल्कुल। एक्सीडेंटल बिजनेसमैन आप हमारी सीरीज देख रहे थे अभी, और इससे पहले भी कई एपिसोड्स हैं जो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, आपको शायद इल्म भी नहीं होगा इन बातों का, इन डिपार्टमेंट्स का, जो आपके छोटे से बिजनेस में भी जो है, या बड़े से बिजनेस में भी अड़ंगा डाल सकते हैं दोस्तों। तो विनोद शर्मा जी की जो बातें हैं बहुत काम की हैं, बहुत पते की हैं। जरूर, मतलब ये ना हर एक आदमी अगर कनेक्ट करेगा ना, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसको लगेगा कि ये जो बोल रहा है ना, ये सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है। हमारे साथ भी हुआ है। मैंने आपके साथ बैठ के बोल दिया है, लोग बोलते नहीं है। हम बोलते हैं जी 10-12 बिजनेस, मुझे लगता है बहुत लोगों ने किए होंगे, मैंने अकेले ने नहीं किए। 80% लोगों की कहानी है, बहुत लोगों ने किए होंगे, बहुत लोगों ने किए होंगे, और बहुत लोग परेशान होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि एजिटेशन कर दो जी आप, लेकिन सिस्टम को तो बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऑफिसर्स को भी सोचना पड़ेगा उनको। मतलब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, अब हो सकता है लोग मतलब इस चीज को कुछ गलत तरीके से ले जाए। मैंने देखा है जो आदमी ये गलत काम करते हैं ना, वो परिवार से सुखी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे वो भाई साहब CBI वाले थे, चाहे वो सेल टैक्स वाले थे, सब ने अपने घर के रोने रोए मेरे आगे। भाई साहब मेरी नेचर इस तरह की है, और मतलब मैं मन ही मन कहता था, अरे भैया जो कर्म कर रहे हो तो इससे आपको मिलेगा क्या? यही मिलेगा जो मिल रहा है, लेकिन उनको अकल नहीं आ रही। कर्म है, कर्मा।
उनको अकल नहीं आ रही। आप गलत किसी आदमी का दिल दुखा के अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो भाई साहब कि आपके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि एक छोटी सी बात भी अगर किसी को समझ आ जाए या इन छोटी सी बातों से किसी की मदद मिल सके तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए। और भी सीरीज़ हमारी आगे जारी रहेगी। आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।